नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 9। दोस्तों, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप YouTube पर टाइप कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस, सर्च बटन दबाइए, आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। आपको जो भी नई वीडियोस अपलोड होंगी वो सारी की सारी मिल जाएंगी और आपको प्लेलिस्ट के अंदर जो भी अभी तक वीडियोस 50-60 वीडियोस जो हम लोग अपलोड कर चुके हैं वो सब मिल जाएगी। बैंकिंग अवेयरनेस की, इंश्योरेंस अवेयरनेस की, कंप्यूटर अवेयरनेस की, इंटरव्यू की और मैथ्स की कुछ वीडियोज़ हैं, अभी हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है 15-20 सेकंड तक आपको क्वालिटी क्लियर ना मिले, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कंप्रेशन यूज़ किया है, इसलिए आप वीडियो को एग्जिट ना करें, वीडियो को पूरा देखें, आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, चलिए अब हम आज लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने लायबिलिटीज पढ़ा था, एसेट एंड लायबिलिटीज में हमने लायबिलिटीज पार्ट पढ़ लिया था बैंक का। आज हम लोग एसेट्स का जो है बात करेंगे और एसेट्स में अब काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और काफ़ी बार एग्जाम्स में मैंने देखे हैं क्वेश्चन आते थे, चाहे वो कॉल मनी मार्केट के क्वेश्चन हो, ये सब आते रहते थे। आपको एक बार आप देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। तो आज हम बात करते हैं एसेट्स की। देखिए, टू अर्न प्रॉफिट अ बैंक मस्ट प्लेस इट्स फंड्स इन अर्निंग एसेट्स, मेनली लोन्स एंड एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, बैंक का मेन काम क्या होता है दोस्तों कि वो जो है पब्लिक से डिपॉजिट लेती है और वो जो डिपॉजिट उनके पास बैंक के पास आया है वो जो है लोगों को उन सेक्टर्स में वो पैसा इंजेक्ट करती है जहां पे जो है लोगों को फंड्स की जरूरत है। इससे क्या होगा, वो कैसे करेगी, लोन देके, एडवांसेस देके, लोन देके, या फिर क्या करेगी, उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देगी स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी गवर्नमेंट फंड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कहीं पे भी फंड्स जो है वो पार्क कर देगी जिससे कि बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो बैंक है वो इंटरेस्ट इनकम से ही चलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 8% से मान लीजिए आपसे ले लिया सेविंग्स, मान लीजिए सेविंग्स 4% से ले लिया और किसी को लोन 10% पे दे दिया, तो ये 6% का जो मार्जिन है इंटरेस्ट का, यहीं पे इसी पे ही सारा बैंक चलता है। सारा सैलरीज, एसेट, सब कुछ जो है इसी के ऊपर बेस्ड रहता है। तो मेन जो है बैंक का जो एसेट्स है वो कहां से आती है दोस्तों, लोन और एडवांस करके। जो लोन्स और एडवांसेस बांटती है बैंक, उससे जो पैसा कमाती है बैंक, उसी के ऊपर ही बैंक चल रहा है, वही उसकी मेन एसेट कहलाती है। और जो इन्वेस्टमेंट करती है वो उसके ऊपर जो पैसा रिटर्न आता है वही सब उसका एसेट है। ठीक है, तो देखिए एसेट्स में हमने डिवीजन किया है, क्या क्या एसेट्स बैंक की काउंट होती है। आप देखिए, सबसे पहले कैश। कैश क्या होता है दोस्तों, कैश एक तो क्या होगा, जो बैंक के पास कैश इन हैंड होगा, जो उसके पास खुद कैश पड़ा हुआ है बैंक के पास वो। और उसने क्या किया होगा, कुछ बैंक क्या करते हैं कि अपने साथी जो कमर्शियल बैंक्स हैं और अलग अलग बैंक्स हैं उसके अंदर भी पैसा जमा कर देते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट मिले। तो वो भी क्या है दोस्तों, वो भी बैंक के कैश का पार्ट ही है। ठीक है, तीसरा क्या है कि बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी है, उसके पास भी कुछ जो है पैसा जमा रखना पड़ता है एज पर मॉनेटरी कंट्रोल, एज पर गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई कि आपको इतना जो है आपके डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का इतना परसेंटेज आपको रिजर्व बैंक के पास जमा रखना है या इतना आपको अपने पास रखना है। वो सब हम पढ़ेंगे जब हम रिजर्व बैंक का चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये आपको जो है रखने पड़ते हैं बैंक के पास। ठीक है, आरबीआई के पास। तो देखिए, मॉनेटरी टर्म्स में देखें, मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स में देखें तो कैश इन हैंड और आपका जो आरबीआई के पास आप बैलेंस रखते हैं, ये जो है काउंट होता है फॉर मॉनेटरी पॉलिसी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। जो बैंक अपना पैसा किसी दूसरे बैंक में एक्सेप्ट आरबीआई कहीं पे और पैसा वो लोग जमा करते हैं किसी और बैंक के पास फॉर इंटरेस्ट इनकम, वो जो है हम लोग कैश रिजर्व में नहीं लेते हैं। कैश रिजर्व के अंदर कौन से होंगे, एक कैश इन हैंड होगा और जो होगा आरबीआई के पास जो डिपॉजिट रखा हुआ है वो उसके क्या कहलाएंगे, कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक कहलाएंगे। ठीक है, तो कैश रिजर्व्स इंक्लूड्स कैश इन हैंड, ठीक है, जो बैंकों के पास पड़ा है, एंड देयर बैलेंसेस विद दी आरबीआई। ठीक है, जो बैंक के पास कैश पड़ा हुआ है और जो उसने आरबीआई के पास जमा कर रखा है उसको हम लोग कैश रिजर्व्स कहेंगे। ठीक है, जो पैसा बैंकों ने दूसरे बैंकों में जमा करके रखा हुआ है उसको कैश रिजर्व्स में काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी एट कॉल, मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस, इसको हम लोग कॉल मनी मार्केट में भी पढ़ते हैं, तो ये आप कॉल मनी मार्केट कह सकते हैं इसको। It is money lent to other banks, stock brokers and other financial institutions for a very short period varying from 1 to 14 days.
दोस्तों मान लीजिए मेरे पास ये ए बैंक है, इसके पास काफ़ी पैसा है, कैश इन हैंड भी है, इसके पास आरबीआई के पास इसने डिपॉजिट भी रखा हुआ है, तब भी इसके पास काफ़ी पैसा बच रहा है। तो ये क्या करता है, पर बाकी बैंक हो सकता है उनको पैसे की ज़रूरत हो कुछ टाइम के लिए, किसी स्टॉक ब्रोकर को ज़रूरत हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसों की ज़रूरत हो, तो बैंक क्या कहती है, ये बैंक कहती है कि यार हमारे पास इतना पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, अगर आपको चाहिए तो हम आपको 1 दिन से लेके 14 दिन तक दे सकते हैं। याद रखिए, कॉल मनी मार्केट में जो पैसा दिया जाता है बैंक द्वारा किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी दूसरे बैंक को या किसी स्टॉक ब्रोकर को, वो कितने दिन के लिए दिया जाता है, 1 से लेके 14 दिन तक दिया जाता है। यही कॉल मनी मार्केट है, ध्यान रखिए। 1 to 14 डेज तक अगर पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, बाय अ बैंक हु हैज एक्सेस रिजर्व्स, एक्सेस अमाउंट है उसके पास, तो वो अपना एक्सेस अमाउंट दे देगा किसी दूसरे बैंक को या किसी स्टॉक ब्रोकर या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड वेरिंग फ्रॉम 1 to 14 डेज। तो ये पैसा देगा उधार पे, तो उससे कुछ इसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। जब वो पैसा वापस, ये बैंक जो ये बी बैंक है जिसको मान लीजिए लोन दिया है कॉल मनी मार्केट के अंदर, तो ये पैसा चुकाएगा भी ना, तो विथ इंटरेस्ट देगा कुछ। तो ये इंटरेस्ट जो है यही तो बैंक को चाहिए ना, तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी आ रहा है और इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो कॉल मनी मार्केट का भी अपने फायदे हैं, बैंक्स करती है 1 to 14 डेज के बीच में लेंड कर देती है किसी दूसरे बैंक को या किसी स्टॉक ब्रोकर को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो ये भी एक एसेट हो गई। अगला आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उस डिपॉजिट जो बैंक ने पब्लिक से लिया है उसको वो क्या करती है, दूसरे आदमी को लोन देती है या इन्वेस्टमेंट करती है उस पैसे के साथ, ठीक है, ताकि इंटरेस्ट मिले, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे, 3 हेड्स में हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है की होती है, जैसे ट्रेजरी बिल्स, एनएससी, ये सब क्या है, सिक्योरिटीज ऑफ। दोस्तों तो ये कैसी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कौन सी होंगी, जो सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की होगी उसको हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहेंगे, जिसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी करती है कि हाँ भाई आपने अगर ये हमसे खरीदा तो ये आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी ये ट्रेजरी बिल का मान लीजिए पीरियड 180 दिन है या 30 दिन है या 60 दिन है, हम इसके बाद जो है आपको वो पैसा विद इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकती है बैंक्स अपने इन्वेस्टमेंट को। या दूसरी होती है अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज कौन सी है दोस्तों, सिक्योरिटीज अप्रूव्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऐसी सिक्योरिटीज जिनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर अप्रूव किया हुआ है, उसके अंदर भी बैंक जो है पैसा डाल सकती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आती हैं, हाउसिंग बोर्ड्स आते हैं। इसमें अगर आप उसके सिक्योरिटीज खरीदते हैं, बैंक अगर उसकी खरीदता है तो वो भी अलाउड है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और वो किस हेड के अंदर होगा, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में। तीसरा इन्वेस्टमेंट का कौन सा है दोस्तों, अदर सिक्योरिटीज। ओवर एंड अबव गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो होती हैं उसके अंदर हम लोग इसको कवर करते हैं अदर सिक्योरिटीज के अंदर। ध्यान रखिए ये चीज। तो देखिए, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आपने पैसा डाला, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में पैसा डाला, उसके बाद भी आपके पास पैसा बच रहा है तो आप अदर सिक्योरिटीज में पैसा डालिए। इसका फायदा क्या होगा कि मान लीजिए आपने इसमें पैसा डाल दिया, तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप आरबीआई से जो है बैंक जो है लोन लेते हैं। आरबीआई क्या कर, आरबीआई के पास जाएगा ये बैंक, बोलेगा ये देखिए मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अलावा ये अदर सिक्योरिटीज भी खरीदी थी, आप इसको चाहो तो आप कोलैटरल के तौर पे इसको एज अ गिरवी रखकर आप मुझे इसके अगेंस्ट लोन दे दो। आरबीआई कहता है ठीक है, हम इस अदर सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में आपको लोन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये काफी लिक्विड फंड है। लिक्विड मतलब अगर आप उसको पैसा, अगर आप ये पेश कर रहे हैं तो आपको उसी टाइम पैसा मिल जाए, मतलब पैसा जितने हाथ में आपके जल्दी आए वो उतना ही लिक्विड होगा। जैसे कैश है, कैश का एकदम हाथ में है आपके, इट इज द मोस्ट लिक्विड थिंग। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसके अंदर होती है, कैश में होती है। फिर आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, अदर अप्रूव सिक्योरिटीज हो गई, अदर सिक्योरिटीज हो गई, ये सब क्या है, लिक्विडिटी के ही मेजर्स हैं। अगर आप इसके अगेंस्ट में पैसा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अदर सिक्योरिटीज के अंदर भी काफी लिक्विडिटी होती है। अगर बैंकों को पैसे की जरूरत है, लिक्विडिटी की जरूरत है, तो वो आरबीआई के पास जा सकते हैं या अदर सिक्योरिटीज को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में पैसा आरबीआई से ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लोन्स, एडवांसेस एंड बिल डिस्काउंटेड और परचेज्ड।
दीज आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ बैंक एसेट्स। मैंने आपको बताया था लोन देना और इन्वेस्टमेंट करना, तो सबसे मेन क्या है? लोन देना, ठीक है। दीज आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ बैंक एसेट्स। ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रिंसिपल कंपोनेंट है, तो लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब क्या है? प्रिंसिपल आपके एसेट्स है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है बैंक एसेट्स के, ठीक है। एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक, से भी आता है क्वेश्चन की मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस एंड बिल डिस्काउंटेड और परचेज्ड। बिल डिस्काउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर में, आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, उसको अच्छे से डिटेल में भी लेंगे। अभी आप इतना समझिए, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है बैंक की एसेट्स का और सोर्स ऑफ, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम कैश क्रेडिट की बात कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट की बात कर रहे हैं। अभी आपके सामने ये है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद मैं आपके सामने फिर से ये पेज रख दूंगा, आप समझिएगा, हम उसको रीड करेंगे, आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। पहले दोस्तों मैं कैश क्रेडिट की बात करता हूं सबसे पहले। कई बार ऑप्शन में आपको सीसी भी लिखा हुआ आएगा, सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट। देखिए क्या होता है, मान लीजिए इट इज द, ये ध्यान रखिए, इट इज द मेन फॉर्म ऑफ बैंक क्रेडिट। अगर बैंक जो लोन देता है, ये सबसे मेन फॉर्म में सबसे ज्यादा यही करता है, वो कैश क्रेडिट ही करता है। अंडर दिस क्या होता है कि मान लीजिए, सपोज मान लीजिए एक आदमी है, ए आदमी है, ये जो है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करना चाहता है किसी भी चीज की, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करना चाहता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है दोस्तों? रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, उसको क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, मशीनरी के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। मतलब प्रोसेस करने के बाद रॉ मटेरियल किस में चेंज हो जाता है? फिनिश्ड गुड में, और ये फिनिश्ड गुड मार्केट में बेचा जाता है। तो देखिए आप देख सकते हैं, ये जो बोरोवर है ए, इसको क्या जरूरत है? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए चाहिए, प्रोसेस के लिए इसको क्या मशीनरी चाहिए होगी या फैक्ट्री बिल्डिंग चाहिए होगी जहां पे ये सारा प्रोसेस करे। तो अभी हम पहले समझते हैं, मान लीजिए जो इसका मेन रिक्वायरमेंट, सबसे पहले इसको रॉ मटेरियल और ये सब भी चाहिए होगा, दो चीजें चाहिए। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, टर्म लोन भी पढ़ेंगे तो यही एग्जांपल लेंगे हम लोग। अभी हम बात करते हैं रॉ मटेरियल के, ठीक है। अभी इसको रॉ मटेरियल चाहिए, इसको और भी सारी चीजें चाहिए अपनी फैक्ट्री को या अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो चीजें हैं रॉ मटेरियल स्टॉक खरीदने के लिए और ये सब करने के लिए जो बैंक लोन देता है, वो बैंक जो एक लिमिट देता है बोरोवर को, उसी को कहा जाता है कैश क्रेडिट। मतलब कि बेसिकली क्या होता है, एक बोरोवर है ए, इसको ये बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास गया, इसने बोला कि मैं ऐसा स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मुझे रॉ मटेरियल और ये सब अपने डेली जो काम करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए, कुछ लिमिट चाहिए, तो आप मुझे एक लिमिट सैंक्शन कर दो ताकि मैं उसमें से पैसा निकाल के यूज कर सकूं, और जैसे जैसे मुझे यूज आएगा वैसा वैसा मैं अपना पैसा निकालता रहूंगा। तो बैंक देखता है कि अच्छा इसकी क्या कैपेसिटी है, इसकी क्या एसेट्स है, क्या क्या है, उसके बेसिस पे इसको एक लिमिट सैंक्शन कर देगा। मान लीजिए इसकी जो है वापस चुकाने की रिपेमेंट कैपेसिटी कुछ है, उसके बेसिस पे बैंक जो है मान लीजिए इसको 10 लाख का सीसी सैंक्शन कर दिया, कैश क्रेडिट सैंक्शन कर दिया। अब बैंक ने इसको 10 लाख का सैंक्शन कर दिया। अब बैंक क्या करता है, अब ये आदमी क्या करता है, इसको एक सैंक्शन हो गया ए को कि 10 लाख का लिमिट, अब इसको रॉ मटेरियल खरीदना है, तो वो क्या करेगा, चेक के थ्रू पेमेंट कर देगा। रॉ मटेरियल जिससे खरीदा है उसको चेक के थ्रू पेमेंट कर देगा, तो रॉ मटेरियल आ गया। और कुछ चीजें होंगी जो उसको चाहिए होगी, वो सब भी इसी में से निकाल के देता रहेगा, ठीक है ना। तो कैश क्रेडिट का मेन फंक्शन यही है कि एक क्रेडिट लिमिट जो है सैंक्शन कर दी जाती है, इसमें 10 लाख इसकी क्रेडिट लिमिट हो गई, तो इस 10 लाख तक ये बोरो कर सकता है बैंक से। पर देखिए अब क्वेश्चन ये आता है कि है ना, अगर ये 10 लाख का सैंक्शन हुआ है, मान लीजिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो क्या 10 लाख पे पूरा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? नहीं दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिए, क्रेडिट लिमिट सैंक्शन तो हो गई है, पर जो वो एक्चुअली यूटिलाइज करेगा उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए इसने 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख ही यूज किया अपने पूरे 1 साल का, मान लीजिए कैश क्रेडिट है, 1 साल के लिए सैंक्शन किया गया, और उसने पूरे 1 साल में उसने 5 लाख रुपया ही यूज किया, बाकी 5 लाख वैसा का वैसे ही उसमें रखा हुआ है। तो बैंक जो है ये पूरे 10 लाख पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाएगा, जो यूटिलाइज किया हुआ है उसी अमाउंट पे जो है बैंक जो है उस पे इंटरेस्ट लेगा। मतलब आप जितना आप यूटिलाइज करोगे उतने ही पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि सैंक्शन लिमिट के ऊपर नहीं लगता है इंटरेस्ट, जितना आप यूटिलाइज करते हो उस पे लगता है आपका इंटरेस्ट। एक दूसरी चीज कैश क्रेडिट में और क्या आती है दोस्तों, मान लीजिए 10 लाख की लिमिट है, ठीक है ना।
अब बोरोवर को अब लगा कि यार अच्छा चलो 10 लाख की होगी, अब तो मैं 10 लाख रुपए खर्चा कर सकता हूं। नहीं दोस्तों, क्या है, मान लीजिए क्या है, बैंक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है, कहती है कि मान लीजिए आपको हर मंथ जो है, हर मंथ आपको मंथली बेसिस पे अपना स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि आपने कितना स्टॉक खरीदा, आपके पास क्या क्या इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आप हमें डिस्क्राइब कीजिए। तो अगर मान लीजिए इसने जो है मान लीजिए 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा पहले महीने में, तो इसके हिसाब से जो रॉ मटेरियल और ये जो स्टॉक स्टेटमेंट देता है उसके हिसाब से ही इस अकाउंट से ड्रॉइंग पावर निकलती है। ये जो इसने स्टॉक दिखाया है इसके बेसिस पे ही बैंक कैलकुलेट करता है कि आप इस 10 लाख में से कितना मैक्सिमम निकाल सकते हो। अगर आप इतना स्टॉक दिखा रहे हो कि आप पूरा 10 लाख निकाल सकते हो तो आप निकाल लोगे, पर अगर आप इतना ही स्टॉक दिखा रहे हो कि आपकी ड्रॉइंग पावर 10 लाख रुपए नहीं है, आप इससे कम निकाल सकते हो, तो बैंक बोलेगी हमने 10 लाख आपको सैंक्शन तो कर रखा है, पर आपकी ड्रॉइंग पावर जो है वो मान लीजिए स्टॉक के हिसाब से सिर्फ 3 लाख बैठ रही है, तो आप 3 लाख तक ही आप जो है पैसा निकाल सकते हैं। अब कस्टमर बोलेगा अरे मेरे पर्टिकुलर्स तो ऐसे थे कि मैंने 10 लाख तक आपने मुझे लिमिट सैंक्शन किया, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो बैंक बोलेगी हमने आपके लिए, हमने किस पर्पस के लिए दिया है कि आप रॉ मटेरियल और ये सब खरीद सको, पर आप जब वो कितना खरीद ही नहीं रहे हो तो हम आपको ऐसे क्यों दे? एक तरह से तो ये डाइवर्जन ऑफ फंड्स है कि आपने लिया इसके लिए पर आप कहीं और यूज कर रहे हो, इसलिए आप जो है डेजिग्नेटेड एक्टिविटी के लिए पैसा ले रहे हो, इसकी हमें एक वो चाहिए कि एक कंफर्मेशन चाहिए कि आपने जब स्टॉक स्टेटमेंट ही नहीं इतना दिखाया तो हम आपको इतना तो नहीं देंगे, आपकी लिमिट भले इतनी सैंक्शन है पर हम आपके अकाउंट पे एक होल्ड लगा देंगे और आपको 3 लाख तक ही सैंक्शन, 3 लाख तक ही पैसा निकालने देंगे। इसीलिए जो ये मंथली स्टॉक स्टेटमेंट और इन्वेंट्री का जो आप डिस्क्रिप्शन देते हैं जो कस्टमर, उसको इस हिसाब से देनी चाहिए, सच सच देनी चाहिए कि हाँ ये इसके लायक है कि इसको 10 लाख रुपया निकालने के लिए मिल जाए। अगर वो इतना नहीं दिखा रहा है इसका मतलब वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, जो जिस पर्पस के लिए जो इसको लोन दिया गया था, जिस पर्पस के लिए कैश क्रेडिट दिया गया था वो यूटिलाइज ही नहीं कर रहा है उस चीज के लिए, तो बैंक भी बोलेगा नहीं हम तो डाइवर्जन ऑफ फंड्स तो नहीं करने देंगे दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो क्या कि जो ड्राइंग पावर है उसके ऊपर आप निकाल सकते हो, दूसरा कि जितना आप एक्चुअली यूटिलाइज करोगे उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। और ये मेन फॉर्म ऑफ बैंक क्रेडिट है। कैश क्रेडिट मतलब इट इज द मेन फॉर्म इन विच बैंक डू द लोन। ठीक है, अगला आप देखें ओवरड्राफ्ट। अगर मैं ओवरड्राफ्ट की बात करूं दोस्तों, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ठीक है, आपने कई बार सुना होगा। इट इज एन एडवांस गिवन बाय अलाउइंग अ कस्टमर टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। दोस्तों याद रखिए ओवरड्राफ्ट जो है वो सिर्फ करंट अकाउंट में अलाउड होती है। करंट अकाउंट अगर आपके पास है तो आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट दी जाती है बैंक की तरफ से। सेविंग्स अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। करंट अकाउंट पे आपको करंट अकाउंट के अंदर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक एग्रीड लिमिट तक, मान लीजिए आपका करंट अकाउंट है तो बैंक बोलता है कि ठीक है, आपके फाइनेंशियल्स देख के, आपकी अकाउंट की स्टेटमेंट्स देख के बैंक बोलता है कि ठीक है आप मान लीजिए 2 लाख रुपए तक ओवरड्रॉ कर सकते हो। मतलब आपके पास अकाउंट में, करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं है, तब भी आप जो है 2 लाख तक मैक्सिमम आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। एक तरह से कैश क्रेडिट टाइप की चीज है, पर नाम अलग है कि क्या कर रहे हो आप, करंट अकाउंट को ओवरड्रॉ करने दे रहे हो। करंट कैश क्रेडिट एक अलग प्रोडक्ट है, करंट अकाउंट के साथ ये ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी ये एक अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ओवरड्राफ्ट इज अलाउड ओनली ऑन करंट अकाउंट्स। और इसके अंदर क्या है, आपको एक कस्टमर को जिसके पास करंट अकाउंट जो मेंटेन कर रहा है बैंक के साथ, उसको जो है कुछ एक्स्ट्रा ओवरड्रॉ करने के लिए एग्रीड लिमिट, एक एग्रीड लिमिट पे बैंक बोलता है कि आप इतने तक अलाउ, आप ओवरड्रॉ कर सकते हो अकाउंट को। तो अब बैंक अलाउ आपको कर रहा है 2 लाख तक लेने के लिए मान लीजिए, पर उसके लिए क्या बैंक को सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना। अब मतलब बैंक बोलेगा, देखेगा कि अच्छा हाँ ये आदमी के पास पैसा है, इसके पास एसेट्स है, इसके पास सिक्योरिटीज है, इसके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कुछ भी, इसके पास फिक्स डिपॉजिट भी, अगर इसने नहीं भी चुकाया तो हम इसका फिक्स डिपॉजिट से पैसा ले लेंगे, या इसके पास जो LIC पॉलिसी है मुझसे पैसा ले लेंगे। तो इस तरह की बैंक अपने पास सिक्योरिटी रखता है जब ये ओवरड्राफ्ट लिमिट को सैंक्शन करता है। कैश क्रेडिट में भी कुछ सिक्योरिटी रखता है। वो सिक्योरिटी कैश क्रेडिट में क्या है दोस्तों, जो ये स्टॉक जो इसने खरीदा इस अमाउंट से, वो उसको क्या करती है, इट इज हाइपोथिकेटेड टू द बैंक। मतलब बैंक का चार्ज रहता है उस स्टॉक के ऊपर। ये स्टॉक इस कस्टमर का नहीं है, बैंक का स्टॉक है। उसको बतौर अपने यूनिट पे एक बैंक का नाम के साथ एक बोर्ड लगाना पड़ता है और लिखना पड़ता है दिस स्टॉक इज हाइपोथिकेटेड टू ABC बैंक। जो भी बैंक होगा उसको हाइपोथिकेटेड है, मतलब ये स्टॉक जो है वो बैंक का है। इसी तरह करंट अकाउंट में क्या सिक्योरिटी लेता है बैंक की, FD हो गई है बैंक कस्टमर की,
या शेयर हो गए या डिबेंचर्स हो गए, उसको वो असाइन करवा देता है बैंक के नाम पे कि अगर इस बोरोवर को कुछ भी हुआ तो जो भी पैसा होगा पॉलिसी से पे होगा, कुछ भी होगा, वो सब बैंक को मिलेगा। ठीक है, अगर इसने पैसा नहीं चुकाया, बीच में इसकी डेथ हो गई, इस तरह का कुछ भी हो गया तो बैंक का अपना आउटस्टैंडिंग पैसा उन सब चीजों से मिल जाएगा। किससे? इंश्योरेंस पॉलिसी से, फिक्स डिपॉजिट से। तो बैंक जो है थोड़ा सिक्योर रहेगा, ओवरड्राफ्ट लिमिट भले ही उसने सैंक्शन की हो तो। ठीक है, देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैसे है डिफरेंट फ्रॉम कैश क्रेडिट। टोटल दो तरीकों से होती है, एक सिक्योरिटी और एक ड्यूरेशन में। देखिए कैश क्रेडिट जो जनरली जो है वो उसके लिए क्या आपकी सिक्योरिटी रहती है? करंट एसेट्स जैसे कि स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश्ड गुड्स का और फिनिश्ड गुड्स का, मैंने अभी आपको बताया ना। और मान लीजिए इसने किसी को स्टॉक बेचा, उससे पैसा अभी आना बाकी है, तो वो भी बैंक सिक्योर कर लेती है अपने नाम पे कि अगर वो पैसा होगा वो भी जो है बैंक के नाम पे हाइपोथिकेट होना चाहिए, बैंक के लिए के पास ही आना चाहिए। ये चीज बैंक जो है एज ए सिक्योरिटी रख लेती है। क्या? एक तो स्टॉक का हाइपोथिकेशन कि आप जो भी स्टॉक खरीदेंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो जो आपने प्रोसेस किया है वो भी, और जो फिनिश गुड्स है वो भी, वो सब का सब बैंक के नाम पे रहेगा, आपके नाम पे नहीं रहेगा। ये हम सिक्योरिटी लेते हैं कैश क्रेडिट में। ठीक है, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट सिक्योरिटी क्या होती है? फाइनेंशियल एसेट्स मैंने अभी आपको बताया क्या कि आपका पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, फिक्स डिपॉजिट्स हो गई, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये चीज होती है। देखिए जनरली जो है आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो होती है, एक टेम्पररी फैसिलिटी होती है, और कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है लॉन्गर टर्म के लिए यूज होती है। मान लीजिए क्या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थोड़े टाइम, कुछ टाइम के लिए आपको जरूरत पड़ी तो आपने ले ली, उसके बाद बंद हो गई। कैश क्रेडिट क्या हुआ कि आपने लिया, अब आपका यूनिट तो चलता ही जा रहा है ना, 1 साल तक चला कैश क्रेडिट, उसके बाद उसको रिन्यू किया जाता है, फिर से आपके देखे जाते हैं सारे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, सब कुछ देखी जाती है, उसके बाद फिर से बैंक उसको रिन्यू कर देता है, फिर उसके अगले साल भी रिन्यू होता रहता है। मतलब कैश क्रेडिट एक लॉन्गर टर्म, लॉन्गर रन फैसिलिटी होती है। ये नहीं कि एक बार कैश क्रेडिट कर दिया तो उसके बाद छोड़ दिया, ये तो 1 ही साल के लिए, उसके बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जनरली ये क्या होती है, लॉन्गर टर्म के लिए जाती है, हर साल रिन्यू करी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे थोड़ा बहुत कम रहता है, पर जो आपका कैश क्रेडिट पे है थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। ठीक है, और दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? इंटरेस्ट जो है एक्चुअली जो उसी पे लगता है जो आपने यूटिलाइज किया है, चाहे वो ओवरड्राफ्ट लिमिट पे आपने ओवरड्राफ्ट लिमिट पूरी यूज की है तो उस पे लगेगा, अगर आपने इसमें से 1 ही लाख यूज किया है तो 1 लाख रुपए के पे इंटरेस्ट लगेगा। ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है। कैश क्रेडिट अगर आपने 5 लाख यूज किया था तो आपका 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको 2 लाख सैंक्शन हुई है पर आपने पूरे उसमें टर्म में 1 लाख का ही यूज किया है तो आपके ऊपर 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये इन चीजों में सेम है। ठीक है, तो मेरे को लगता है आपको ये कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों फिर मैं आपके सामने पेज रखा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो चीज मैंने आपको बताई है, एग्जैक्टली उसमें लिखी हुई है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, एग्जैक्टली वैसा क्या वैसा ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, डिमांड लोन्स और टर्म लोन्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिमांड लोन्स की। A loan that can be recalled on demand. It is mostly taken by security brokers and other whose credit needs fluctuate from day to day. देखिए डिमांड लोन्स क्या होते हैं, कैश क्रेडिट और इससे अलग चीजें हैं, ध्यान रखिए। ये क्या है, आप इट कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड, इट इज मोस्टली टेकन बाय, ये कौन जनरली कौन लेता है दोस्तों? सिक्योरिटी ब्रोकर्स और अदर्स जिसके क्रेडिट नीड्स फ्लक्चुएट होती है फ्रॉम डे टू डे, मतलब कभी इतना पड़ गया, कभी इतना यूज हो गया, कभी ऐसे यूज हो गया इसको, तो ये किस में आते हैं? डिमांड लोन में आते हैं। अब क्या फर्क है कैश क्रेडिट और इसमें डिमांड लोन्स में? देखिए इंटायर लोन अमाउंट इज सैंक्शनड, मतलब मान लीजिए 10 लाख का इसने डिमांड लोन लिया है तो बैंक क्या करती है, 10 लाख पूरा का पूरा सैंक्शन किया हुआ है ना, ये आपका एक अलग लोन अकाउंट खोल के उसके अंदर पूरा 10 लाख रुपया क्रेडिट कर देती है। अब कस्टमर जो है वो इस 10 लाख में से पैसा यूज करता रहेगा, जो भी है अपना हिसाब से उसको यूज करेगा, पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे 10 लाख पे लगेगा। चाहे आप इसमें से 4 लाख यूज करो, चाहे आप 5 लाख यूज करो, बैंक ने एक ही बार में सैंक्शन कर दिया पूरा 10 लाख रुपया, तो अब पूरा इंटरेस्ट 10 लाख पे लगेगा। तो यहां आप देखेंगे बैंक को इसमें फायदा है ना, वहां पे क्या है 10 लाख का क्रेडिट लिमिट दिया था क्या सीसी के अंदर कैश क्रेडिट में, पर जो एक्चुअली यूज हुआ था उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा था। यहां पे बैंक ने 10 लाख दे दिया इसको और उसमें से इसने 4 लाख की या 5 लाख की यूज किया, तब भी बैंक को इंटरेस्ट पूरे 10 लाख पे मिलेगा। तो ये फर्क है डिमांड लोन्स में और कैश क्रेडिट में। तो जनरली जो है ये जो क्रेडिट है, ये टाइप का जो क्रेडिट है, डिमांड लोन्स वाला जो क्रेडिट जो बैंक देती है, जो ये लोन देती है डिमांड लोन वाला, ये जनरली बैंक के लिए फायदेमंद है, पर कस्टमर के लिए ये कॉस्टली पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट पे नहीं, बल्कि जो टोटल लोन अमाउंट पे इसके अंदर आपका जो है इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बोरोवर को, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, टर्म लोन्स। टर्म लोन क्या होता है दोस्तों, मैं एक बार फिर से दिखाता हूं आपको।
दोस्तों मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ए जो है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर रहा है और बैंक के पास गया ये किसी के पास कि भैया मुझे रॉ मटेरियल और अपनी इन्वेंट्री के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल टाइप का चाहिए, तो सीसी उसको सैंक्शन कर दी गई थी 10 लाख की। मैंने कहा था ये प्रोसेस करेगा, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगा और उसको फिनिश गुड में बनाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस चालू करने के लिए इसको क्या है, एक मान लीजिए फैक्ट्री चालू करनी तो उसको फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी, उसके अंदर मशीनरी जो है खरीदनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जाएगा मशीनरी के अंदर, प्रोसेस होगा और फिर फिनिश गुड देगा। तो ये जो आपका फैक्ट्री बिल्डिंग और ये जो आपका मशीनरी, ये सब जो फिक्स्ड एसेट्स हैं। देखिए स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट होता है। क्या कहलाता है? करंट एसेट। मतलब कि ये क्या है, स्टॉक आएगा, आप उसको बनाओगे और बेच दोगे, रॉ मटेरियल आएगा उसको बनाओगे उसके बाद बेच दोगे मार्केट में। तो ये करंट एसेट्स है, बार बार चेंज होती रहेंगी, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। पर ये जो फैक्ट्री बिल्डिंग है और मशीनरी है, ये क्या है दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब ये फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है ना? तो जो लोन फिक्स्ड एसेट्स के लिए दिया जाता है उसी को कहते हैं टर्म लोन। टर्म लोन, ठीक है दोस्तों। टर्म लोन मतलब कि एक टर्म के लिए, फिक्स टर्म के लिए दिया जाता है। जैसे कैश क्रेडिट कितने साल के लिए होता है? 1 साल के लिए होता है, बाद में वो रिन्यू होता रहता है। टर्म लोन क्या है कि मान लीजिए एक बार में आपने फैक्ट्री बिल्डिंग और मशीनरी खरीदने के लिए आपने लोन दे दिया और वो कह दिया कि ये लीजिए 10 ईयर इसका टर्म रहेगा और आपको हर महीने जो है इतनी ईएमआई देनी पड़ेगी। तो टर्म लोन क्या है दोस्तों, एक फिक्स टर्म के लिए दिया जाता है और फिक्स्ड एसेट्स के लिए दिया जाता है। जैसे कि फैक्ट्री के केस में क्या है, मशीनरी खरीदने के लिए और बिल्डिंग खरीदने के लिए, इन सब के लिए दिया जाता है जो फिक्स्ड एसेट्स होती है। ध्यान रखिए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए टर्म लोन दिया जाता है। इसका पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है, मतलब कि एक फिक्स टर्म रहता है मोर देन 1 ईयर का, और आपको एक फिक्स्ड ईएमआई देनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसके अंदर भी आपने 10 लाख का लोन, मान लीजिए टर्म लोन सैंक्शन कर दिया 7 साल के लिए, तो दोस्तों ये 10 लाख पूरा एक सेपरेट लोन अकाउंट में डाल दिया जाता है। उसके बाद कस्टमर जैसे जैसे उसकी मशीनरी आएगी वैसे वैसे वो खरीद के उसको यूज करेगा। जो इंटरेस्ट पेबल होगा वो पूरे के पूरे 10 लाख पे होगा, चाहे वो उसने मान लीजिए उसकी मशीनरी भी आई नहीं है या इंपोर्ट करने में भी इसको टाइम है, पैसा देने में टाइम है, तब भी जो बैंक जो है वो पूरे 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लेगी। कैश क्रेडिट में क्या था, आउटस्टैंडिंग जो उसने एक्चुअली यूज किया था उसके ऊपर लग रहा था। टर्म लोन के अंदर क्या है, जो उसको सैंक्शन हुआ है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। जैसे डिमांड लोन्स और टर्म लोन्स, उसके अंदर क्या है, सेम जो अमाउंट सैंक्शन हो गया उसके ऊपर आपको पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो आपने उसमें से 3 लाख या 4 लाख ही यूज किया है तो आपका उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। नहीं दोस्तों, जो आपको सैंक्शन हुआ है ये पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो बैंक को टर्म लोन देने में भी फायदा है। ठीक है, अब क्या हो गया, मान लीजिए कुछ टर्म लोन्स होते हैं जो ग्रेटर देन 1 करोड़ है, मशीनरी बहुत महंगी है, फैक्ट्री बनाने के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा है, 10 करोड़ 20 करोड़। तो बैंक क्या करती है, इतना रिस्क नहीं ले पाती, बोलती है अरे यार ये अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो काफी नुकसान हो जाएगा। तो क्या होता है, 3-4 बैंक मिलके एक साथ है ना लोन करती है कि चलिए हम 5 करोड़ हम दे देंगे, 5 हम दे देंगे, 5 हम दे देंगे, 5 हम दे देंगे, कि चलो डूबा भी तो कम से कम 5 करोड़ ही जाएगा ना हर एक बैंक का। पर अगर एक ही बैंक पूरा 20 करोड़ कर देगा तो उसको ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है ना। तो इस मेथड को, जहां पे कई सारे बैंक मिलके एक पार्टी को, जो बड़ी पार्टी है उसको लोन देते हैं ग्रेटर देन 1 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ जो भी देते हैं, इसको कहा जाता है कंसोर्टियम मेथड। कंसोर्टियम मतलब कंसोलिडेट करके फिर लोन दिया गया। कंसोर्टियम मेथड मतलब एक से ज्यादा बैंक इन्वॉल्व है इस टर्म लोन को देने में। ठीक है, जनरली ये यूज होता है बड़े बड़े टर्म लोन्स के लिए, छोटे टर्म लोन्स के लिए ऐसा नहीं करती हैं। हाउसिंग लोन भी एक तरह का टर्म लोन है। क्यों? क्योंकि वो भी एक फिक्स पीरियड के लिए दिया जाता है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल, ये सब क्या है, ये भी एक टर्म के लिए दिया जाता है। तो हाउसिंग लोन इज ऑल्सो काइंड ऑफ टर्म लोन, ये चीज ध्यान रखिएगा। कैश क्रेडिट क्या है, 1 साल के लिए होता है, ये चाहते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या है, वो भी एक फिक्स पीरियड के लिए दी जाती है, 1 साल के लिए मान लीजिए। और आपका कैश क्रेडिट क्या होती है, वो रिन्यू की जाती है बेसिस, अगर आपका क्या आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैसी है उसके बेसिस पे देख के अगले साल उसको रिन्यू किया जाता है विद रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशंस, विद सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। वो सब आपकी बैलेंस शीट पे और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं। पर टर्म लोन एक बार सैंक्शन हो गया तो हो गया, एक फिक्स टर्म के लिए 7 साल के लिए कर दिया तो 7 साल के लिए आपको पूरा वो पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। आप उसके बाद अलग सेपरेट लोन अकाउंट में डाल दिया जाएगा, वहां से आप पैसा निकालिए। ठीक है, पर टर्म लोन और डिमांड लोन के अंदर आपका जो है आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट नहीं लगता है। आपका जो आपका जो आपने पैसा यूज किया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है, पूरे अमाउंट के ऊपर पैसा यूज होता है, पूरे के पूरे पैसे के ऊपर जो है जो सैंक्शन हुआ है आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। पर कैश क्रेडिट में क्या है कि वो जो है जो आपने एक्चुअली यूज किया हुआ है उसके ऊपर ही वो लगता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या है, जो आपने एक्चुअली यूज किया है उसी पे आपका इंटरेस्ट लगता है दोस्तों।
ये मैंने आपके सामने थोड़ा लिख दिया है। अब जो आपको मैंने पढ़ाया है वही इसमें भी लिखा हुआ है, इस बार देख लीजिएगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आज हमारा ये एसेट्स यहाँ पे खत्म होता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बैंक हमने पढ़ ली है। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर आपका कैश क्रेडिट और आपका टर्म लोन्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओवरड्राफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिमांड लोन्स क्या आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब 2-3 मिनट और हम लोग जो एक 3-4 क्वेश्चन रह गए थे हमारे एमसीक्यूज के, वो हम एक बार देख लेते हैं। जो एक बार लिखे थे एक बार देख लीजिए, वो भी एग्जाम में आते ही हैं, ईजी है, एक बार आप देख लीजिए। 56 तक मैंने आपको पढ़ा। 56 एक बार बता देता हूँ। विच बिल पास फॉर रिड्यूसिंग द मिनिमम लेवल ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन इक्विटी ऑफ एसबीआई फ्रॉम 55% टू 51%। ऐसा कौन सा बिल पास हुआ था, ये ध्यान रखिए। पहले जो है गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग थी आपकी एसबीआई में वो 55% थी, उसको 51% पे लाने के लिए एक बिल पास हुआ था, एसबीआई अमेंडमेंट बिल 2010 में। ठीक है, उससे क्या हुआ कि एसबीआई के अंदर जो गवर्नमेंट का शेयर था वो 55% से घटा के 51% को बात करने की बात कही गई थी। वो एसबीआई अमेंडमेंट बिल 2010 था। ठीक है, ध्यान रखिए 2010 में। फॉर अ शेड्यूल्ड बैंक द पेड अप कैपिटल एंड कलेक्टेड फंड्स ऑफ बैंक शुड नॉट बी लेस देन। दोस्तों इसका आंसर रहेगा 5 लाख। मैंने आपको बताया था शेड्यूल्ड बैंक की डेफिनेशन किसमें है, जो शेड्यूल्ड बैंक्स होती हैं उनकी डेफिनेशन किसमें है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं है, ध्यान रखिए, बीआर एक्ट में नहीं है शेड्यूल्ड बैंक्स की डेफिनेशन। शेड्यूल्ड बैंक की डेफिनेशन आरबीआई एक्ट 1934 में है, जो कि शेड्यूल 2 है, ध्यान रखिए। शेड्यूल 2 के अंदर शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में बताया गया है कि उनका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व जो है शुड बी मोर देन 5 लाख। ये आरबीआई एक्ट 1934 में है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच कमिटी इज सेट फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। आप जानते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म्स 1991 में इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हमें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स करने पड़े थे। मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने एलपीजी मॉडल दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उस टाइम पे हमारे पीएम जो थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने काफ़ी जो है बोल्ड स्टेप लिया कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है, और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसको नरसिम्हम कमेटी कहते हैं, ध्यान रखिए। 1991 में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने कमेटी बनाई, नरसिम्हम कमेटी। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में बोला कि ये करना चाहिए। फिर 1998 में दोबारा एक और नरसिम्हम कमेटी 2 बनाई गई, उसमें और बोला गया कि आप जो है और रिफॉर्म्स बताइए कि और क्या करना चाहिए। तो 91 में नरसिम्हम कमेटी 1 बनी और 1998 में नरसिम्हम कमेटी 2 बनी। दोनों की दोनों बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर थी, ध्यान रखिए। When नरसिम्हम कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जीओआई, तो 14 अगस्त 1991 को, ठीक है, पहली जो नरसिम्हम कमेटी बनी थी वो 14 अगस्त 1991 में बनी थी। एसबीआई डे कब ऑब्जर्व होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, 1 जुलाई को। आपको याद होगा 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। तो क्या स्टेट बैंक का तो फॉर्मेशन तभी हुआ ना, नाम भले इंपीरियल बैंक से चेंज किया है। तो असल में एसबीआई नाम कब आया, 1955 में 1 जुलाई को, इसीलिए इसको एसबीआई फाउंडेशन डे भी बोला जाता है, 1 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है मुझे आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हम आगे चल के अभी और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। उम्मीद है मुझे आपको लेक्चर सही में अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो भी आप पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको लेक्चर्स जितने ज़्यादा हो सके जल्दी से जल्दी दे सकूं, पर क्योंकि मुझे प्रिपेयर भी करना पड़ता है अच्छे से, ताकि आप जो है आपको करेक्ट मटेरियल मिले, आप जो है आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए मैं थोड़ा 1-8 दिन लग जाता है मुझे हर लेक्चर डिलीवर करने में, पर मेरी कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं इसको आपको कंप्लीट कर दूँ। तो और मीनवाइल मैंने ये भी सुना है अभी आपका कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, और 696 पोस्ट हैं करीबन उसमें। उसके लिए जो है इंश्योरेंस अवेयरनेस की 4-5 लेक्चर रह गए थे, वो भी मैं अभी कंटिन्यू करूंगा, ताकि आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस भी खत्म हो जाए। उसको भी पढ़ना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।